सो यू आर वॉचिंग माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल्स. दिस इज स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया. हम लोग किंगडम मोनेरा के अंदर देख रहे थे. चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. आज जो हम देख रहे हैं उसमें ये है कि जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है जिसमें हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, रंगने की प्रोसेस जो रहती है बैक्टीरिया की, जिससे कि हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, उसको एक प्रॉपर क्राइटेरिया के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर सके, उसको हम देख रहे हैं. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्राम स्टेनिंग के बारे में हमें यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जिन्होंने स्टार्टिंग की थी, उनका नाम था H.C. ग्राम. तो इसी ग्राम नाम से ही लेकर हमने इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जो नेम है वो इवॉल्व करा था. अब क्या होता है, उन्होंने बैक्टीरिया को इस तरह से डिफ्रेंशिएट करा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग. तो जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज करा था वो ये था कि स्टेनिंग, जिस तरह से बैक्टीरिया पर कलर का स्टेन आ रहा है उसकी तरह से उस बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाएगा. अगली स्टेप यहाँ पर क्या होती है, जब शुरुआती टाइम चल रहा था बैक्टीरिया को जब स्टेन किया जाता था तो बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट कलर से स्टेन किया जाता था, या फिर उसका दूसरा नाम था जेंटियन वॉयलेट. तो ये जो क्रिस्टल वॉयलेट और वी कैन से जेंटियन वॉयलेट जो था, उससे पहले बैक्टीरिया को स्टेन किया जाता था. लेकिन टिल डेट, अगर आज की तारीख में हम बात करें तो KI सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग दी बैक्टीरियाज. जब स्टेनिंग हो जाती है बैक्टीरिया की, उसके बाद बैक्टीरिया को वॉश किया जाता है एसीटोन से या फिर इथाइल अल्कोहल से. और जब वॉशिंग हो जाती है किसी बैक्टीरिया में, तो जो स्टेन रहता है वो उसके ऊपर फिर भी रह जाता है. तो उस वजह से क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हमें थोड़ा सा डीकलराइज करना चाहिए. कुछ बैक्टीरिया पूरी तरह से डीकलराइज हो जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो स्टेनिंग के बाद अपने ऊपर रंग को जाने नहीं देते, अपने ऊपर चढ़ा देते हैं. तो जो बैक्टीरिया स्टेन के ऊपर अपने ऊपर स्टेन को धुलने के बाद रहने देते हैं और जो बैक्टीरिया रहने नहीं देते, उसके बेसिस पर वो दो हो जाते हैं. तो जिन बैक्टीरिया ने रिटेन करा स्टेन को, यानी कि वायलेट या फिर पर्पल कलर उन पर दिखाई दिया, उन बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं. जिन पर से कलर नहीं उतरा, किससे धुलने के बाद, एसीटोन से धुलने के बाद, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं. और ऐसे बैक्टीरिया जो कि डीकलराइज हो गए, जिनका कलर उतर गया, उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो काउंटर स्टेन किए जाते हैं उसके बाद बाय सेफ्रानिन. तो एक प्रोसेस थी, हम उसको यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू में देखते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैक्टीरिया है और यहाँ सेकंड बैक्टीरिया है. तो फॉर एग्जांपल इस बैक्टीरिया के ऊपर भी हमने एक स्टेन डाला, इस पर भी डाला, और जो स्टेन हम यूज करते हैं वो KI होता है. KI यूज करते हैं. शुरुआती दिनों में क्रिस्टल वायलेट यूज हुआ करता था. उसके बाद ये देखने को मिलता है कि ये वाले बैक्टीरिया पे जब इसको, इन दोनों के ऊपर ही फिर उसके बाद हमने क्या करा, एसीटोन को डाला. एसीटोन जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है. तो दोनों के ऊपर एसीटोन का पोरिंग की. उसके बाद जब ये हो जाता है तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे पाए जाते हैं, जैसे इस बैक्टीरिया को देखा गया तो वो अभी भी पर्पल कलर का था, उसके ऊपर कलर अभी भी रिटेन कर रहा था, बच गया था. और जो दूसरा बैक्टीरिया था वो पूरी तरह से कलरलेस हो गया था. पहले यहाँ पर जैसे हमने KI डाला तो दोनों पर्पल हो गए थे. नॉर्मल लोगों के जो कलर्स थे उनको छोड़कर दोनों पर्पल हो जाते हैं. फिर एसीटोन डालने के बाद दोनों का कलर में कुछ चेंज आता है, एक अभी भी पर्पल रहता है और दूसरे के ऊपर से पर्पल कलर चले जाता है. तो जो पर्पल को रिटेन कर रहा है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और जो रिटेन नहीं कर पा रहा है, जो डीकलराइज हो गया, वो नेगेटिव है, तो इसीलिए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. और उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको फिर से काउंटर स्टेनिंग की जाती है उस पर, जिसको जो हम स्टेन यूज करते हैं वो होता है वहां पर सेफ्रानिन. तो ये स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया. सो नाउ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, किस तरह से बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है. तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पर अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ ग्रुप रहते हैं उनमें, जो अलग अलग तरह से यहाँ पर शो करता है. पहला होता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, और दूसरी होती है मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम आर ऑटोट्रॉफिक. तो ये बात आ रही कि इन बैक्टीरियाज में अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. हर बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से डिफर कर सकता है. तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं कुछ हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. हम 3 कैटेगरीज देखेंगे. पहली इसमें होती है ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लाइट को और केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खुद का फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑटोट्रॉफ्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब ऑटोट्रॉफ्स भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. ऑटोट्रॉफ्स के टाइप्स में पहला हो जाता है
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफिक में सबसे फर्स्ट जो रहता है वो होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस। अगर लाइट एनर्जी का डायरेक्टली यूज हो रहा है जैसे कि प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फूड का सिंथेसिस कर लेते हैं, तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स हो जाते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, हम प्लांट्स की नहीं कर रहे हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म हम लोग जानते हैं क्या होता है, वो जो सेल का पोर्शन होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ में डिटेल में देख लेंगे। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नॉन ऑक्सीजेनिक होता है। इसका मतलब ये है कि इन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना चाहिए बैक्टीरियाज में भी, लेकिन इनके फोटोसिंथेसिस में कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। साथ में उसमें से कोई ऑक्सीजन का इमिशन भी नहीं होगा। जैसे कि नॉर्मली प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज आउट होती है, जिसको फिर हम लोग सांस ले लेते हैं, हम कह सकते हैं हम उसकी सांस लेते हैं उसी ऑक्सीजन की, तो वो प्लांट्स देते हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करता है वो ऑक्सीजेनिक नहीं होता, यानी कि ना उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का यूज हो सकता है लेकिन फिर भी वो इमिट आउट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो रिलीज आउट कहना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ जो हाइड्रोजन आयन रहता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो उनको जरूरी होता है। तो अगर इनको ऑक्सीजन जरूरी नहीं तो इनको हाइड्रोजन आयन जरूरी होगा। हाइड्रोजन आयन जब ये रिसीव करते हैं तो कौन से सोर्सेज से करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो होगा इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स, जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं H2S थायोसल्फेट, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि अमीनो एसिड्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फैटी एसिड्स। तो इन जगहों से वो अपने हाइड्रोजन आयन को रिसीव करते हैं, क्योंकि उनको इस जैसे कभी हमें खाना बनाना होता है तो हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसके बगैर खाना नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह से इन्हें हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के एग्जांपल्स होते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसमें क्रोमेटियम आ जाता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोबियम थियोथरिक्स आ जाते हैं, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिनमें पर्पल तो है लेकिन नॉन सल्फर वाले हैं, तो उसमें आ जाते हैं रोडोस्पाइरियोलम या फिर रोडोस्यूडोमोनास, ये वाली चीजें यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तो इसको देख लेते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इन्हें फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं। तो जो पिगमेंट्स होते हैं कलर्ड पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के लिए जो जरूरी होना चाहिए वो भी इनमें नहीं होते, क्योंकि जब ये फोटोसिंथेसिस ही परफॉर्म नहीं कर रहे तो इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जिस चीज का यूज करते हैं खाना ऑब्टेन करने के लिए वो होती है केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी की जगह जो चीज ये लोग यूज कर रहे हैं वो होती है केमिकल एनर्जी। जैसे उधर सनलाइट यूज करते हैं प्लांट्स, वो एक तरह की लाइट एनर्जी है, लेकिन यहाँ जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं फॉर दी प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस, यानी खाना बनाने की प्रोसेस के लिए। अब क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी रहती है वो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। जो केमिकल एनर्जी आप उसको ऑब्टेन करने के लिए कहाँ से लाओगे, तो जब ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का एडिशन किया जाता है कुछ केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, तो केमिकल एनर्जी बन जाती है। तो केमिकल एनर्जी बनाने का ये प्रोसेस था यहाँ पर जो हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये जो बैक्टीरिया रहते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं कुछ केमिकल कंपाउंड्स में, यानी कि हम इसी पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो केमिकल कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे कि एक एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बाहर आती है उस रिएक्शन से, जो कि एनर्जी यूज होती है फूड सिंथेसिस के लिए। सो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि यहाँ पर यहाँ बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया ने क्या करा, बैक्टीरिया ने कुछ केमिकल कंपाउंड्स यहाँ पे सी केमिकल कंपाउंड्स, इसके ऊपर उन्होंने ऑक्सीडेशन करवाया, यानी प्लस O2 करवा दी यहाँ पर। इससे यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई वो केमिकल एनर्जी होगी, और इस केमिकल एनर्जी से फूड का सिंथेसिस होता है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर फ्लो चार्ट बन गया। अब इसके एग्जांपल्स जो होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होते हैं जो इनमें आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं किन कंपाउंड्स को, केमिकल कंपाउंड्स, यहाँ पर बनेंगे नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। सो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स इज इक्वल्स टू केमिकल कंपाउंड्स, इनको ऑक्सीडेशन हो रहा है और एनर्जी को ऑब्टेन किया जाएगा। एग्जांपल्स अब बेसिकली जो आ जाते हैं, पहला होता है नाइट्राइट बैक्टीरिया जो कि अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं, हम उसको भी इसके बाद देख लेंगे एक बार। तो जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें एक होते हैं नाइट्राइट बैक्टीरिया और एक होते हैं नाइट्रेट बैक्टीरिया।
नाइट्राइट बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। उसके बाद जो नाइट्रेट बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसमें आ जाते हैं नाइट्रोबैक्टर्स। तो ये था कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। सो सेकेंड क्राइटेरिया इज जो इसमें आ जाता है हेटरोट्रॉफ्स का आता है। पहला हमने ऑटोट्रॉफ का देखा था, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना लेते हैं। वो दो तरह के होते थे, एक होते थे फोटोसिंथेटिक, दूसरे होते थे कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक लाइट एनर्जी का यूज करते थे, कीमोसिंथेटिक केमिकल एनर्जी का यूज करते थे। अब हेटरोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो बैक्टीरिया आते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा तो हम उनको हेटरोट्रॉफिक बोलेंगे। दूसरी बात, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, देयरफॉर दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। ये खुद का खाना खुद नहीं बना पा रहे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। तो जो मेजॉरिटी होती है, ज्यादातर हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली होता क्या है, तीन तरह की चीज होती है, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स और लास्ट होते हैं डीकम्पोजर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खाना बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आ जाते हैं इनमें, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ कुछ इवन हम बैक्टीरियाज का एग्जांपल लेंगे क्योंकि अभी हमने ऑटोट्रॉफ्स की बात की। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें आ जाती है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कहीं ना कहीं। तो हम लोग भी प्लांट्स को खाते हैं और या फिर जो प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी खाते हैं, अगर ह्यूमंस की बात की जाए, क्योंकि हम लोग ऑमनीवोर्स होते हैं। तो ये हो जाएगा कंज्यूमर्स के अंदर। कंज्यूमर्स के बाद जो कंज्यूमर्स को खाते हैं, कंज्यूमर्स को खाना तो नहीं कहना चाहिए बल्कि उनको डिकम्पोज करते हैं। जब ये जो कंज्यूमर है उसकी डेथ हो जाएगी या फिर इस प्रोड्यूसर की भी अगर डेथ हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की जब डेथ हो जाती है तो लास्ट में उस ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्स वे से सिंपलर वे में ले जाने का जो काम होता है वो डिकम्पोजर्स करते हैं, यानी कि जो डिकम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, अगर वो सॉइल के ऊपर है तो थोड़े टाइम बाद वहां पर वो सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्ट किसने करा, वो डिकम्पोजर्स ने करा। तो इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है कि जो मेजॉरिटी होती है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की वो डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी डिकम्पोज की प्रोसेस करते हैं। बैक्टीरिया के अब कुछ यूजेस होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो कर्ड होता है मिल्क से जो बनता है वो भी बैक्टीरिया बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, वो प्रोडक्शन करना है एंटीबायोटिक का वो भी बैक्टीरियाज करते हैं। फिक्सिंग करनी है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर लेग्यूम्स की वो भी बैक्टीरिया करते हैं। कुछ पैथोजेंस रहते हैं, समार पैथोजेंस टू ह्यूमन बींग हम कह सकते हैं, डिजीज कॉज कर देती है ह्यूमन बींग के लिए। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे, जैसे हमें अगर कर्ड बनाना है तो कर्ड तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, तो उसके लिए जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे लिए अच्छे होंगे, तो वो हम उनको पॉजिटिव वे में कहेंगे। वहीं कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को डिजीज कॉज कर देते हैं, वो पैथोजेनिक होते हैं हमारे लिए, तो वो पैथोजेंस कहलाते हैं। और वो एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो सम आर पॉजिटिव बैक्टीरियाज एंड सम आर काइंड ऑफ नेगेटिव बैक्टीरियाज। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है, जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज जब भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमने अभी एक बात की, इसी वजह से वो डिकम्पोजर्स रहते हैं, यानी किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसी वजह से हम उनको इस हेटरोट्रॉफिक पॉइंट में रख रहे हैं। तो एक, जब वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे तो हम उन बैक्टीरियाज को अब डिकम्पोजर्स कहने लगेंगे। वहीं अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उनको पैथोजेनिक बैक्टीरियाज या फिर कुछ और बैक्टीरियाज का नाम दे सकते हैं। अब इन तरह की कैटेगरी में, यानी कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के टाइप्स फिर से अलग अलग होते हैं। जैसे ऑटोट्रॉफ्स में दो तरह के थे, अब हेटरोट्रॉफ्स में पहला आ जाता है सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन करते हैं, यानी जो डेड मरी हुई चीजें हैं, सड़ी हुई चीजें, उनसे अगर कोई बैक्टीरिया अपना फूड ले रहा है तो उन बैक्टीरियाज को सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा जाता है। इसमें दो तरह के बैक्टीरिया अगेन आ जाते हैं, पहला होता है ऑब्लिगेट और दूसरा होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो जो ऑब्लिगेट सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड कर सकते हैं। वो कंप्लीटली सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, पूरी तरह से सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा वो किसी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे। उसमें आ जाते हैं बेसिलस वल्गैरिस, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। फिर है हमारे पास फैकल्टेटिव पैरासाइट, ऐसे पैरासाइट्स जो कि नॉर्मली सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी कि वो डेड ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, लेकिन अगर उन्हें डेड ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं मिलती है
तो वो पैरासिटिक बन जाते हैं, यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाकर उसके ऊपर रहने लग जाएंगे और वहाँ उसका खाना साथ में शेयर कर कर खाते जाएंगे और उसके अंदर डिजीज भी कॉज कर देंगे साथ में। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। तो इनको कहा जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, यानी अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये लोग अपनी चीज को चेंज कर रहे हैं। ऑब्लिगेट तो कंप्लीटली सेप्रोट्रॉफिक थे, लेकिन फैकल्टेटिव ऐसे हैं कि वो होते सेप्रोट्रॉफिक ही हैं, लेकिन जब उन्हें सेप्रोट्रॉफिक जैसा खाना नहीं मिलता तो वो अपना खाना चेंज कर कर पैरासिटिक बन जाते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाने के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं। एग्जाम्पल सूडोमोनास और स्टेफाइलोकोकस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटिक बैक्टीरिया। पैरासिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करते हैं अपने फूड प्रोक्योरमेंट के लिए, फूड खाने के लिए हमेशा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड करेंगे, लेकिन ये सेप्रोट्रॉफिक नहीं होते। तो सेप्रोट्रॉफिक नहीं है, फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक भी है और ऊपर वाला सिर्फ सेप्रोट्रॉफिक है। तो ये बेसिक वे में हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद क्या होता है, जो पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं ये वाले बैक्टीरिया, ये अगेन दो तरह के हो जाते हैं। यहाँ पर पैरासिटिक बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट और दूसरे होते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक को अभी ऊपर देखा, लेकिन इसमें फिर से हमने रखा है इसको। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमेशा पैरासिटिक रहते हैं, तो कोई भी कंडीशंस आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी भी सेप्रोट्रॉफिक वे में अपना फीडिंग नहीं करेंगे, हमेशा पैरासिटिक ही रहेंगे। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम लेप्री। उसके बाद फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मली पैरासिटिक होते हैं नेचर में। शुरू में हमने बोला था जो फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक में एक ऊपर कहा था कि वो नॉर्मली सेप्रोट्रॉफिक होते हैं लेकिन पैरासिटिक हो जाते हैं, लेकिन अब की बार हम पहले कह रहे हैं कि ये नॉर्मली पैरासिटिक होते हैं लेकिन बाद में ये सेप्रोट्रॉफिक हो जाते हैं अगर इनको अपना लिविंग होस्ट नहीं मिलता है। तो अगर इनको लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा तो ये सेप्रोट्रॉफ्स बन जाएंगे। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ये डिफरेंस था फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक में और फैकल्टेटिव कहना चाहिए पैरासाइट के अंदर। तो फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोट्रॉफिक में यही डिफरेंस है कि पहले यहाँ पर पैरासाइट वर्ड आ रहा है तो यहाँ सेप्रोफाइट ले लेना है, और यहाँ सेप्रोफिटिक वर्ड आ रहा है, सेप्रोट्रॉफिक वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर पैरासिटिक वर्ड ले लेना है। तो ये डिफरेंस यहाँ आएगा और इनके एग्जाम्पल्स भी अलग अलग होंगे। बात एक ही है लेकिन करीब करीब डिफरेंस है उनमें। जो थर्ड तरह के फाइनली हमारे पास बैक्टीरियाज है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। पहले ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक, थर्ड सिम्बायोटिक। ऐसे बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलते हो, जैसे कि अमीनो एसिड, नाइट्रेट्स, सॉल्ट्स ऑफ अमोनिया, और इससे एग्जाम्पल जो होते हैं वो राइजोबियम होते हैं। तो ऐसे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज कहा जाता है राइजोबियम को। और ये बैक्टीरिया नॉर्मली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड के अंदर बदल देते हैं, जो बेसिकली हम लोग तो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो ये पॉइंट यहाँ पर जरूरी है, इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल है। अब हमारे पास जो बात आती है बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की आ जाती है। रेस्पिरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर, उसकी जब वो ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं रहेगी तो भी अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसमें आते हैं ऑब्लिगेट एरोबिक। हमेशा हमेशा जो एरोबिक ही रहेंगे और अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो डाई कर जाएंगे। ऐसे बैक्टीरियाज को एजोटोबैक्टर कहते हैं। ऑब्लिगेट वर्ड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ कंपलसरी हमें शो करना होता है। फैकल्टेटिव यानी कि इसका मतलब होता है कि इनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है, जैसी कंडीशंस होती है वैसे ये लोग अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कि जो नॉर्मली एरोबिक होते हैं, हमेशा उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो भी वो सर्वाइव कर लेंगे, वो मरेंगे नहीं, वो एनारोबिक की तरफ स्विच कर जाएंगे, चेंज कर देंगे अपने आप को। तो ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं। एग्जाम्पल है एजिटोबैक्टर एसिटाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अगले है हमारे पास एनारोबिक बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरियाज जो कि बिना ऑक्सीजन के, तो -O2, बिना ऑक्सीजन के अपना रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें पहले होते हैं ऑब्लिगेट एनारोबिक, वो बैक्टीरियाज जो कि कंप्लीटली एनारोबिक होते हैं। ऑब्लिगेट यानी कंपल्शन है इनके लिए, ये बिना ऑक्सीजन के ही सर्वाइव करेंगे और इनके पास ऐसी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो लोग ऑक्सीजन मिल जाएगी तो अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। तो इनके पास ना ही कैपेसिटी और ना ही कुछ करेंगे, तो हमेशा ये कैसे रहेंगे, एनारोबिक ही रहेंगे, बिना ऑक्सीजन के रहेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम, बोटुलिनम हो जाते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको नॉर्मली देखा जाए तो वो एनारोबिक होते हैं, यानी कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन करने के लिए। लेकिन जैसे ही उनको अगर ऐसी कुछ कंडीशन मिलती है कि वो ऑक्सीजन मिल रही है और कैपेसिटी उनकी है कि उनको नॉर्मली इस वे में नहीं करने की ज़रूरत है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ स्विच कर जाते हैं, यानी कि वो लोग अब एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करने लगते हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। एग्जाम्पल आ जाता है फर्मेंटेशन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एक्सेप्ट एसिटोबैक्टर एसिटाई, सिर्फ इसमें एसिटोबैक्टर एसिटाई का एक्सेप्शन है। तो ये वाली चीज़ थी। अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है उसमें होता क्या है, जो ग्लूकोज होता है वो उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन होता है और लास्ट में वहाँ से एनर्जी का रिलीज होता है। ये हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे, लेकिन बैक्टीरिया से कुछ ज़्यादा रिलेशन इनका था नहीं। तो ये एक रिएक्शन फॉर एक्स्ट्रा हमने देख ली और ये दो चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। ह्यूमंस का एक क्वेश्चन यहाँ पर ले सकते हैं, क्या ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं? तो ह्यूमंस एरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट डू रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, सो नाउ वी आर विद अ टेबल विच इज कंपेयरिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज विद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। अगर हमें इन दोनों बैक्टीरियाज को कंपेयर करना है तो पहले हमारे पास ये बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है कि जब बैक्टीरिया के ऊपर KI सॉल्यूशन डाला जाता है तो दोनों ही बैक्टीरियाज पर्पल कलर के हो जाते हैं। जब दोनों बैक्टीरिया पर्पल हो जाते हैं उसके बाद अगर उनके ऊपर अल्कोहल डाला जाए, यानी उन्हें अल्कोहल से वॉश किया जाए, धोया जाए, तो क्या होता है, ऐसे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो पर्पल कलर उन पर चढ़ा था उसको रिटेन कर लेते हैं, यानी जाने नहीं देते, और दूसरे ऐसे बैक्टीरियाज हो सकते हैं जो उस कलर को रिटेन नहीं कर पाते बल्कि वो कलर उनसे धुल जाता है, वहां से चले जाता है और वो डीकलराइज हो जाते हैं। तो जो डीकलराइज हो जाते हैं वो होते ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज और जिन पर कलर बाकी रह जाता है वो होते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है आउटर कवरिंग वो सिंगल लेयर रहती है, एक लेयर की बनी होती है। दूसरे वाले की सेल वॉल जो होती है वो बाय लेयर्ड होती है, 2 लेयर की बनी होती है। सेल वॉल जो रहती है दोनों की ही पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी होती है, लेकिन इसकी 20 से 80 नैनोमीटर्स तक थिक हो सकती है, इसकी 8 से 12 नैनोमीटर्स तक थिक हो सकती है। इसकी वॉल स्मूथ होती है, इसकी वॉल जो होती है वो वेवी होती है, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर उसमें पाया जाता है। इसकी स्मूथ है, इसकी वेवी है और ये कम्स इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन। एक तरह से इसकी जो सेल वॉल है वो कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन को भी टच करती है। तो ये सेल वॉल थी जो वेवी स्ट्रक्चर शो कर रही थी और ये लाइन यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन थी। यहाँ पर क्या होता है, ये सेल वॉल थी और ये सेल मेम्ब्रेन थी, तो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इस तरह से जब ऊपर जा रही है तो तब जब टच नहीं कर पा रही है, लेकिन जब ये नीचे आ रही है तो इस जगह पर इनका कांटेक्ट हो रहा है। तो कम्स इन कांटेक्ट विद सेल मेम्ब्रेन ओनली एट अ फ्यू लोका। देख सकते हैं हम कुछ पॉइंट्स पे एक लोका यहाँ बन रहा है, एक लोका यहाँ बन रहा है, इस तरह से यहाँ पर देखने को इनका कांटेक्ट मिल रहा है। दूसरी बात, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है उसमें जो कंटेंट रहता है वो म्यूरेन यूज होता है और उसका म्यूरेन का जो कंटेंट होता है वो 70 से 80% होता है। म्यूरेन का इसमें जो कंटेंट होता है 10 से 20% होता है। बेसल बॉडी इसमें जो फ्लैजिलम रहता है उसमें प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसमें कैसी रिंग्स होती है, 2 रिंग्स होती है। जब हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने पढ़ा था बेसल बॉडी क्या होता है। तो बेसल बॉडी में 2 रिंग्स पाई जाती है, दोनों एस और एम रहती है। यहाँ पर इसकी जो बेसल बॉडी रहती है फ्लैजिलम की, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था। तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेसल बॉडी रहती है उसमें 4 रिंग्स होती है, L, P, S, M, चारों रिंग्स यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास पॉइंट यहाँ पर कि जो मीजोसोम्स होते हैं यहाँ पर वो क्वाइट प्रोमिनेंट होते हैं, अच्छे से दिखाई देने वाले होते हैं, और यहाँ के मीजोसोम्स लेस प्रोमिनेंट होते हैं, कम दिखाई देने वाले होते हैं। तो जब यहाँ पर देखा जाए तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसी वजह से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनके जो मीजोसोम्स होते हैं वो क्वाइट प्रोमिनेंट होते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी थोड़ी सी कम रहती है। ये इस ग्रुप के अंदर देखा जाए ग्राम पॉजिटिव में तो फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरियाज यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा पैथोजेनिक यहाँ पर नहीं आते हैं, यानी डिजीज कॉजिंग वाले बैक्टीरियाज कम होते हैं। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव होते हैं, खुद भी नेगेटिव और काम भी नेगेटिव कर रहे हैं, और पॉजिटिव बैक्टीरियाज ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि टिकोइक एसिड होता है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और यहाँ पर टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। So that's all about for this part. In the next part we'll be seeing reproduction in bacteria especially we can say. So stay tuned for that and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Happy learning.